हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। देखो, लोग जो है ना, वो टैक्स पे करना नहीं पसंद करते। वो टैक्स नहीं देते हैं कभी भी टाइम पे, या फिर करना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन एक चीज में बड़ा इंटरेस्ट होता है, वो होता है चैरिटी करने में। उसमें आगे होते हैं। जैसे कि कहीं गरीब दिख गया, उसको 10 रुपया दे दिया, या फिर कुछ खाना बचाए उसे वो दे दिया, या फिर कहीं मंदिर में जाके फ्री का खाना बांट दिया, या मस्जिद में जाके फ्री का लंगर लगा दिया और सबने भर पेट खाना खाया। लेकिन ये लोग जो है ना, स्कूल और हॉस्पिटल में कभी भी डोनेशन नहीं करते हैं ज्यादा। सिर्फ रतन टाटा को छोड़ के बाकी सब जो है ना, वो सब ऐसी चीजों में चैरिटी दिखाते हैं कि जहां नहीं करनी चाहिए। मेरे हिसाब से सरकारी हॉस्पिटल की कंडीशन देख लो, या फिर गवर्नमेंट स्कूल की कंडीशन देख लो जाके, इतनी अच्छी नहीं होगी। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल और हमारे इंडिया के मंदिरों को देख लो और स्टैचुओं को देख लो, जो चीज पे इन्वेस्ट करना चाहिए वो चीज पे करते नहीं है। देखो, हम सब चैरिटी बहुत करते हैं, हमें बहुत शौक है दान धर्म करने का। लेकिन जहां पर करनी है वहां पर लोग नहीं करते हैं। बस थोड़ी सी जो है ना, आपकी डायरेक्शन बदल दो। करना है तो सही जगह पे करो, और बहुत ही फायदा होगा इससे। इससे स्टेट को फायदा होगा। इससे रिलेटेड एक बहुत अच्छी कहानी है। कहानी ये है कि हेनरिच एक जर्मन बिजनेसमैन थे, जो कि 1822 में पैदा हुए, और उनकी फैमिली बिजनेस करती थी। मतलब उनका नाता एक बिजनेस फैमिली से था। उनके पिता ने उनको 6 साल की उम्र में एक किताब दी, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी, द इलियड बाय होमर। होमर जो थे वो ग्रीक्स के बहुत ही ग्रेट पोएट थे, और उन्होंने माइथोलॉजी जो थी उसमें बड़ा इंटरेस्ट दिखाया है, और लिटरेचर में भी उनका बहुत अच्छा हाथ है। वो एक थिंकर भी थे। और होमर ने जो ये किताब लिखी है ना, ये किताब बेस है ट्रॉय पर, ट्रोजन वॉर। आपने कहीं कहानी सुनी हो, या फिर आपने ये किताब पढ़ी हो, या फिर सबसे इंटरेस्टिंग मूवी देखी हो, ट्रॉय। ये वाक्य कहीं ना कहीं किसी के मुंह से सुन लिया होगा। बड़ी खूबसूरत किताब है ये। किताब उन्होंने 772 बीसी में लिखी थी। और ट्रॉय की जो स्टोरी है ना, या जो वाक्य है ट्रोजन वॉर, उससे भी 500 साल पहले, यानी 1200 साल बीसी का ये इवेंट हुआ है, या फिर हिस्ट्री है। उस पर उन्होंने ये लिखा था। और आपने सुना होगा कि हेलेना, जो हेलेना ऑफ ट्रॉय है ना, वो एक दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत थी, बेहद खूबसूरत औरत थी। उसको प्रिंस, जो ट्रोजन का प्रिंस था पेरिस, उसको अपहरण करके ले जाता है ट्रॉय। ग्रीक्स के सब लोग जो है ना, वो हमला कर देते हैं। और ये जो है ना वॉर 10 साल तक चली, जिसमें एकिलीज की भी लड़ाई होती है। और आखिर में टॉर्जन वॉर, जो लकड़ी का घोड़ा होता है, वो शहर में घुस के, और उसके अंदर जो है ना लोग छुपे होते हैं। आपने ये कहानी सुनी होगी या मूवी देखी होगी। नहीं देखी तो जरूर देखना ट्रॉय। तो उसकी पूरी कहानी है, क्या हुआ था उस वक्त, जो होमर ने एक्सप्लेन किया है। ये ऐसे तो कुछ लोग कहते हैं ये माइथोलॉजी है। तो जब हेनरिच 6 साल की उम्र में ये किताब पढ़ते हैं, तो उन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया कि जब मैं बड़ा होगा तो मैं ट्रॉय को फाइंड आउट करूंगा। वो कहाँ है उसको मैं फाइंड आउट करके ही रहूंगा। और वो जब बड़े हो गए तो बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने, और वो अमेरिका जाके शिफ्ट हो गए। वहाँ उनका कारोबार जो था वो बहुत ही अच्छी चल रहा था, और प्लस बहुत ही पैसे कमा रहे थे, बहुत ही नोट छापी। लेकिन 40 की उम्र में उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं रिटायरमेंट ले लेता हूँ,
और जो मेरी जिंदगी का मकसद है वो मैं पूरा करता हूँ। तो उन्होंने अपना बिजनेस पैकअप कर लिया, क्योंकि उनकी जिंदगी का मकसद पैसा कमाना नहीं था। उनकी जिंदगी का मकसद ट्रॉय को फाइंड आउट करना था, क्योंकि उन्होंने बचपन में ही डिसाइडेड किया था। तो उन्होंने सारा सामान पैकअप किया और उड़ान ले ली टर्की की ओर, क्योंकि इस किताब के बराबर जो प्लेस थी पुराने और नए मैप के हिसाब से, ट्रॉय जो है वो आज का जो टर्की है वही कहीं पाया जाता है। तो ये सोच के वो इस्तांबुल पहुंच गए। फिर वहां से सवारी ली और लोगों से पूछताछ की, और पुराने और नए मैप को जोड़ के समझ के वो एक एरिया में पहुंचे, जहां उनको लगा कि इसी एरिया में कहीं न कहीं ट्रॉय होगा, वो लकड़ी का घोड़ा होगा। उसने एक टीम हायर की, फावड़ा हथौड़ी और जो भी मटेरियल थे वो सब उठा लिए और खोदना शुरू कर दिया। खोदते गए, कई साल तक लगे रहे और उनको बड़ी नाकामी मिलती रही। एक पॉइंट तो ऐसा आया कि वो कंगाल हो गए, 1 रुपया नहीं बचा था पॉकेट में, पैसे सारे खत्म हो गए। लेकिन उन्होंने काम नहीं रोका, बिकॉज ही वॉज ड्रीमिंग बाय पैशन। उनकी जिंदगी का यही तो मकसद था कि मुझे ट्रॉय फाइंड आउट करना है। वो लगे रहे और ज्यादा मेहनत करते रहे। और एक दिन उनका जो फावड़ा था वो किसी लोहे की चीज पर लगा, एक हथियार पे लगा। उसको खोदा और बाहर निकाला तो हथियार निकले, उसमें से बर्तन निकले, पुरानी चीजें निकली। उसको बड़ी खुशी हुई कि उसको लगा कि यही ट्रॉय है। तो उसने एक एक्सपर्ट को बुलाया कि जिसको पुरानी चीजों का नॉलेज हो, पता चलती हो पुरानी चीजें। तो उसने पूछा, क्या ये ट्रॉय है? तो जब उसने किसी एक्सपर्ट को बुलाया और उसने ध्यान से देखा, ये डिजाइन तो, और ये जो हथियार है ना, ये बर्तन है, ये सब ग्रीक्स की डिजाइन लग रही है, पर लेकिन ये जो है ना, ये तो ब्रोंज एज की है, किसी और सिटी की लग रही है, एक ग्रीक्स की नहीं लग रही है डिजाइन। तो खैर वो करता चला गया, खोदता गया और मेहनत की। उसने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 6 लेयर ऑफ सिटी ढूंढ निकाली। इतना उसने खोदा, तब जाके उसको ट्रॉय मिला। और ट्रॉय के अंदर से उसको बहुत कुछ मिला, जैसे कि गोल्ड मिला और बहुत एशियंट चीजें मिली, जो टर्की गवर्नमेंट से छुपा के उसने ग्रीक पहुंचाया। क्योंकि उस जमाने में जो गवर्नमेंट थी या स्टेट था वो बहुत ही करप्ट था। उसने सोचा कहीं ये लोग मेरा पैसा ना खा जाए, ये सारी चीजें ना खा जाए, इसीलिए उसने छुपके से ग्रीक्स में ये सारा मटेरियल, ये जो भी था वो सब ग्रीक्स में भेज दिया, ताकि ये ग्रीक म्यूजियम में लगा रहे। और ग्रीक्स की जो गवर्नमेंट थी उसको खत लिखा कि मैंने आपका ट्रॉय फाइंड आउट कर लिया है, और ग्रीक्स ने उसको अवार्ड दिया। हेनरिच का आज भी पुतला वहाँ है मौजूद, आज भी उसका स्टैचू मौजूद है, और लोग उसको हीरो मानते हैं क्योंकि इसने हमारा ट्रॉय ढूंढा है। हेनरिच जो है वो बहुत ही महत्व करते हैं इस फील्ड में, आर्कोलॉजी की। और इसके बाद फिर आर्कोलॉजी में ये दुनिया में फील्ड फैलती चली गई आर्कोलॉजी। और हमारे एशियन सिविलाइजेशन जो आपको पता ही होगा, वो अभी पाकिस्तान में मौजूद है, हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। देखो इससे क्या होता है, आर्कोलॉजी से इंसान अपने बारे में जानता है, वो अपने पुराने लोगों के बारे में जानता है, वो पुरानी चीजों से रिलेटेड करता है कि किस तरह का हमारा जीवन था, कैसे हमारे एंसेस्टर जीते थे, उन लोग की सोच क्या थी और किस टाइप का सिस्टम था। देखो पुराने जमाने में ना रिकॉर्डिंग, ये वीडियो कॉल, ये सब तो नहीं हुआ करते थे,
सिर्फ किताबें और कहानी होती थी, उसके ज़रिए ही हम कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जब आप पीछे की चीज़ें सॉल्व करते हो तो आपको अपना सिस्टम, लोगों की सोच पता चल जाती है, कैसा सब चल रहा है और कैसे बदलाव आ रहे हैं। तो आर्कोलॉजी बड़ी खूबसूरत फील्ड है। तो इस कहानी से आप देखोगे और ध्यान से अगर आप रीड करोगे तो ज़रा आपको कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। तो मैंने 2 पॉइंट निकाले हैं और आपके सामने बोलती हूँ। एक पॉइंट ये है कि जब आप अपने बच्चों को जब छोटे होते हैं, उनको इस तरह की किताबें गिफ्ट करते हो या फिर उन्हें कहते हो रीड करो, तो बच्चे जो है ना बड़े पैशनेट हो जाते हैं उस चीज़ के बारे में कि जो चीज़ पहले थी, तो बड़े ख्वाब देखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनका जो है ना स्काई द लिमिटेड होता है। उनके लिए कोई बाउंड्री नहीं होती उनकी सोच में। तो वो जो है ना अपनी ज़िंदगी ऐसे ख्वाबों में बिताते हैं, रहते हैं और सोचते हैं और ये पूरा करेंगे। अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो अमीर हो जाते हैं और नाम भी बड़ा कर देते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि वो ये है कि ये बड़ा अमीर आदमी था, इसको कोई ज़रूरत नहीं थी कि मैं एक काम करूं और खोदना शुरू कर दूं। अपना बिजनेस छोड़ के, अपना पैसा वैसा कमाना छोड़ के और अच्छे से रहना छोड़ के, उसको क्या ज़रूरत पड़ी थी कि कुल्हाड़ी, हथौड़ा, फावड़ा लेके पहुंच जाए और कंगाल हो जाए वहां जाके। नहीं, ही वॉज ड्रीमिंग बाय पैशन। उसका ये सपना था, ये गोल था। अब सवाल इधर ये आता है कि उठता है कि हमारे देश में हजारों और बिलियन मिलियन लोग अमीर हैं और उनके पास ढेर पैसा है, एक ही दिन में करोड़ों पैसा कमा लेते हैं, उतना उनके पास स्किल्स है या फिर दिमाग है। लेकिन हमारे देश के जो अमीर लोग हैं वो आखिर वक्त तक हाउसिंग सोसाइटी बनाते रहते हैं या फिर आखिर वक्त तक हमारे जो स्टेट के जो रिच रिच लोग होते हैं वो इलेक्शन लड़ते रहते हैं या फिर बैंक में पैसे छापने की कोशिश करते हैं और किस तरह से डबल पैसा किया जाए उसमें ही लगे रहते हैं, पैसा डबल करना है बस। वाई आर रिच पीपल इन आवर कंट्री नॉट ड्रीम बाय दिस पेशेंट? ऐसे सपने क्यों नहीं देखते, ऐसी चीजें क्यों नहीं करते हैं? देखो अंबानी कब गया था अपनी फैक्ट्री में ओपन करने, फाइल ये सब देखने कब गया था? क्या ये चीज हो रही है कि नहीं, ये सब नहीं देख रहे। या अडानी कब गया था अपने फैक्ट्री में हिसाब और किताब लेने कि भाई इलेक्ट्रॉनिक का क्या बिल आ रहा है, मजदूर कितना पे कर रहा है, मुझे कितना देना चाहिए? ये सब देखने गया था? नहीं, देखने नहीं जाते हैं ये लोग, क्योंकि इनके पैसे बन रहे हैं, इनके पास वर्कर्स है ये सारी चीज देखने के लिए। ठीक है। और हिस्ट्री में अमीर लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है, हिस्सा रहा है। देखो जब एक आदमी का पेट भरा रहता है, उसकी सब जरूरत पूरी हो जाती है, तो ही वो दूसरी चीज की तरफ जाता है। और इस तरह जो है ना बहुत सारा आर्ट निकलता है, बहुत सारी हिस्ट्री हमें पता चलती है। देखो आर्ट तो गरीबों का फन है, गरीब लोग बड़े आर्टिस्ट किस्म के होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि गरीब लोग ही निकले, वहां से अमीर लोग भी निकलते हैं, ये कहीं से भी निकल सकता है आर्ट तो। लेकिन उसमें अमीर लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है, रोल रहा है। जैसे कार्ल मार्क्स बहुत अमीर इंसान था, आपको पता है? आपको पता नहीं होगा शायद, पर वो बहुत अमीर इंसान था और उसकी वाइफ भी बहुत अमीर इंसान थी, लेकिन उसने अपनी जिंदगी गरीबी में गुजारी, बहुत बुरी तरह से वो मरा है। और उसने कितनी अच्छी थ्योरी दी है। तो पॉइंट ये है कि हमारे देश में जब उनका ऑटो पे सिस्टम चलता है, आजकल तो डिजिटल है, सब ऑनलाइन या फास्ट फास्ट चलता है, सब पता चल जाता है, घपला गोटी सब, पैसा आ रहा है, नोट बन रहा है, सब कुछ हो रहा है, वो चलता रहेगा, पैसे तो आप कमाते ही रहोगे। लेकिन ऐसा कुछ काम क्यों नहीं करते? देखो जो पुरानी चीज फाइंड आउट करके देते हैं ना, उसको भी पैसा मिलता है और लोग बड़े इंटरेस्ट होते हैं इसमें, और लोग जो है करोड़ों में ऐसी चीजें खरीदते हैं। कोई ऐसा वोकेशनल सेंटर, कोई रिसर्च पे पैसा लगाना, कुछ ऐसी चीजों पे पैसा लगाए कि जिससे लोग तुम्हें याद रखे, क्या इस भाई ने मुझे स्किल्स दी थी। देखो
डोनेशन सब करते हैं, ये चैरिटी वैरिटी सब करते हैं, पैसा बहुत देते हैं। आप लोग मंदिर से मस्जिद या किसी को खाना खिलाते हो, मैंने देखा है, फ्री कॉस्ट सबको और भरपेट खाना देते हो। तो कोई इसमें होता क्या है, एक सेठ ने पैसे दिए, सब मटेरियल लाया, दाल चावल भाजी लड्डू, और सबने खाना खाया, और सेठ को स्वर्ग मिल गया, बुक हो गया आपका फ्लैट स्वर्ग में। अब हमारे वहाँ ट्रस्ट डिफिसिट भी बहुत होते हैं। ऐसे नहीं है, जिनको फ्री कॉस्ट भी मिलता है सब कुछ सीखने के लिए। ट्रस्ट डिफिसिट क्या है, इस वजह से मानो कि मैंने 1 करोड़ दिया किसी को कि भाई लड़कियों के लिए ना कंप्यूटर सेंटर खोल दे, तो अब ये क्या करेगा, वो सीमेंट में भी घपला करेगा, माल मटेरियल में भी घपला करेगा, कंप्यूटर में भी घपला करेगा, और उधर भी मुझे काटेगा, हर जगह मतलब प्लेस पे काटेगा। और ऊपर से मुझे सब टेंशन रहेगी कि इसको टैक्स पे करना है, गवर्नमेंट का ऊपर से प्रेशर आएगा, ये टैक्स नहीं पे किया है, वो नहीं किया है। तो मैं बोलूँगा जान दो ये सारी चीज़ को, डायरेक्ट मैं खाना किसी को खिला दूंगी, बात खत्म हो गई, दाल चावल भाजी और लड्डू खा लो, हो गया। देखो खाना खिलाना बुरी बात नहीं, खिलाओ। देखो आज आपने किसी को खाना खिला दिया, चलो परसों भी खिला दिया, नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे भी वो भूखा होगा, खिला दिया, तो पेट जो है ना वो कभी नहीं भरता है। भूख तो रोज लगती है, उससे उसकी जिंदगी नहीं बनेगी, सिर्फ दिन का गुजारा ही रहेगा और चलेगा, पेट भरता रहेगा। हम लोगों को ऊपर लेके जाना है, ऊंचा करना है शान से, पेट भरना नहीं है। जहां आप 10,000 लोगों को खाना खिला रहे हो, उससे बेहतर है कि आप उतना ही पैसा किसी वोकेशनल सेंटर या कोई फ्री कॉस्ट एजुकेशन सेंटर में लगा दो, जिससे लोगों को फ्री कॉस्ट वो सारी चीजें मिले, स्किल्स मिले, और गुड फैसिलिटी के साथ दो। देखो खाना खिलाने से किसी की जिंदगी नहीं बनती है, सिर्फ दिन ही गुजरता है। आप उसको उतना ही दे रहे हो कि सिर्फ वो आज के दिन ही चल सकता है, दूसरे दूसरे दिन वो फिर से भूखा हो जाएगा, आपके पास हाथ फैलाएगा, सिर्फ आपको ही वोट देगा वो। भाई इसने मेरे घर पे गेहूं की गुनी लाया है, तो मुझे तो यही सरकार को वोट देना है। सरकार को भी ये बात समझने की जरूरत है, गेहूं राशन ना दे, बल्कि उसके बदले कुछ ऐसी चीज दे कि जो वो लोग स्किल्स उनको दे, जिससे उनकी पूरी जिंदगी निकल जाए, किसी के पास हाथ फैलाए ना। मैं फिर से कहती हूँ, देखो खाना खिलाने से किसी की जिंदगी नहीं बनती है, सिर्फ दिन का गुजारा होता है, और सरकार ऐसा ही करती है। और आपने सिर्फ वोट के लिए, एक दिन के लिए उनके घर पे गुनी पहुंचानी रहती है, फ्री दे देते हैं वोट के लिए सिर्फ खाना, और आपने वो लोगों को अपने ऊपर डिपेंडेंट करके रख दिया है कि ये कल भी फिर से मेरे पास ही मांगने आने वाला है। आपने उनकी लाइफ को बदला नहीं है, आप उनकी लाइफ चेंज करके दिखाइए। देखो आप करोड़ों रुपया मंदिरों में देते हो, फ्री का खाना खिलाते हो, या फिर बड़े बड़े स्टैचू बनाते रहते हो, कहीं ना कहीं आपका पैसा आप लगाते रहते हो। देखो ये सारी चीजें ना उसको लाइफ टाइम तक काम आने वाली नहीं है। आज आपने खाना खिला दिया, कल फिर से वो भूखा हो जाएगा। टेक्नोलॉजी फ्री, नॉलेज दो, फ्री में सब कुछ, गाड़ियां उन्हें बनाना सिखाओ फ्री में, वैसे सेंटर खोलो, फिर लाइब्रेरी खोलो फ्री कॉस्ट वाली, और अच्छी अच्छी किताबें लाओ, और उनको ऐसी चीजें सिखाओ जो देश की तरक्की में काम आए, उनको अलग अलग भाषाएं फ्री में सिखाओ, फ्री स्किल्स दो उन्हें, और ऐसे प्रोग्राम बनाओ कि जिससे वो लोग अपने आप को डेवलप करें। देखो जब आप किसी एक आदमी को स्किल्स देते हो, कुछ सिखाते हो, हुनर देते हो, या फिर उस चीज में एक्सपर्ट बनाते हो, तो आप जो है ना उसकी जनरेशन आने वाली, उसको भी आप खिलाते हो खाना, या उसके बच्चों को भी खाना आप खिलाते हो। ये ऐसी चीज है कि
अगर आपने उसको आज खाना खिलाए तो वो कल नेक्स्ट डे फिर से वो मांगेगा खाना। उससे बेहतर है कि आप उसको स्किल्स दो कि जिससे वो अपने बच्चों को भी पाल सके। देखो हमारे देश के अमीर लोग हैं और बहुत अमीर पार्टी जो है ना इलेक्शन लड़ती है, तो वो लोगों को ऐसी चीजों पे इन्वेस्ट करना चाहिए कि जिससे देश की तरक्की हो और गरीबी भी हटेगी। अगर आप किसी को सिखाओगे, स्किल्स दोगे, तो अपने पाँव पे खड़ा होके वो काम करेगा ना। वो अपने पैर पे खड़ा होके कहीं जाके वो मंदिरों में या फिर कहीं जाके भीख नहीं मांगेगा। कोई भीख में 10 रुपया नहीं मांगेगा वो। अगर आपको गरीबी हटानी है तो उनको स्किल्स दो। कोई रिसर्च सेंटर खोल दो या फिर 40 करोड़ दे दो। बोलो कि तू कैंसर पे रिसर्च कर। उसको ये बोलो कि तुम एआई टूल पर रिसर्च करो, तुम रोबोट बनाओ और ज्यादा टेक्नोलॉजी वाले वर्क पर इन्वेस्ट करो। या फिर देखो आर्ट्स वाली चीजों पे इन्वेस्ट करो, तो जिससे देश की तरक्की होगी। और वो भी फ्री कॉस्ट करो। देखो हमारे इंडिया में है ना, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, स्कूल्स है, वो सब चीज़ें ना बड़ी बेसिक चीज़ें हैं और बेसिक चीज़ें सिखाती है हमें। और बड़ी लिमिटेड चीज़ें होती है हमारी स्कूल और कॉलेज में। इसीलिए लोग जो है ना एब्रोड चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वहाँ ज़्यादा फैसिलिटी मिलती है और वहाँ चीज़ें अवेलेबल है। अगर वही चीज़ इंडिया में ला दे और वही चीज़ इंडिया वालों को फ्री कॉस्ट सिखाएंगे तो देश की तरक्की होगी। क्योंकि आप उसको वही दे रहे हो जो उसको सच में नीड है। आप उसको एक स्किल्स दे रहे हो जिससे उसके बच्चे भी भूखे नहीं मरेंगे। और अगर आप उसे खाना खिला रहे हो तो आज खाना खिलाए कल हजम हो जाएगा, ऐसी बात है। ये जो डोनेशन आप देते हो ना मंदिर में या फिर वो स्टैचू बनाने में या फिर वो चीज करने में, फ्री कॉस्ट का खाना खिलाते रहते हो, इसकी थोड़ी सी डायरेक्शन बदल दो। तो इससे क्या होगा, लोगों का भी भला होगा और देश का भी भला होगा। लोगों की ह्यूमन डेवलपमेंट पे खर्च करो, लोगों पर खर्च करो। देखो आप स्किल्स लोगों को दोगे ना तो वो लोग खुद से काम करेंगे, वो लोग कमाना सीखेंगे और वो फिर दूसरे लोगों को भी सिखाएंगे वही चीजें कि इस तरह से ये चीज बनती है, इस तरह से। तो वो उसका भी पेट खुद से भर लेगा, हाथ फैलाने नहीं आएगा। ये मेरा छोटा सा पॉइंट है। और जो आपका विचार है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। देखो अंग्रेजी में एक बहुत अच्छा कोट है, गिव अ मैन अ फिश एंड यू फीड हिम फॉर अ डे, टीच अ मैन टू फिश एंड यू फीड हिम फॉर अ लाइफ टाइम। यही चीज में पूरे मेरे वीडियो में यही मौजूद है। यही मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप किसी इंसान को एक दिन के लिए खाना दोगे तो एक ही दिन तक उसका पेट भरेगा। अगर आप उसे कुछ ऐसी चीज दोगे, स्किल्स दोगे, तो लाइफ टाइम तक वो अपना पेट भर सकता है और अपने बच्चों का भी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।